आदिकाल में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं लगभग। तो आज के लेक्चर में हम आदिकाल की जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको एक साथ समेटने की कोशिश करेंगे। उसके कुछ नोट्स देखते हैं। हमने लास्ट में सिद्धनाथ जैन साहित्य पढ़ा था, लौकिक साहित्य, रासो काव्य और लौकिक साहित्य पढ़ा था। उससे पहले हमने नामकरण और काल विभाजन पढ़ा था, आदिकाल की पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ें। तो जितनी भी प्रमुख बातें हैं आदिकाल की उसको आज हम समाप्त करेंगे। सबको एक साथ हम समेटने की कोशिश करेंगे, महत्वपूर्ण बातें नोट्स के रूप में। और आदिकाल की प्रमुख पंक्तियाँ कई बार अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है उस दृष्टिकोण से। तो देखिए, आदिकाल जो हमने 4-5 लेक्चर जो भी इस पर किया है उसको हम अच्छे से फाइनली समेटने की कोशिश करें। प्रमुख बातें, उससे संबंधित नोट समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, इसमें इसका समय आप जो लिखेंगे वो सारी बातें याद करने लायक हैं। समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। हालांकि शुरुआत 700 ईस्वी से हो गई थी, लेकिन जो है सही तरह से जो है वो 1000 ईस्वी के साथ ही माना जाता है सही शुरुआत। तो अवधि क्या है इसकी, आदिकाल की? काल की अवधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इनकी मान्यता को ठुकराया नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे बड़ा नाम हो जाते हैं ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है ये कब से कब तक है, वो तो ईस्वी के रूप में है। संवत में देखें तो हम संवत 1050 से 1375 तक, 1050 से 1375 तक ईस्वी के हिसाब से, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। और अगर हम संवत के हिसाब से देखें तो संवत 1050 से 1375 तक। अब देखिए आदिकाल को, और दूसरी चीज़ क्या है, आदिकाल के विभिन्न नाम। आदिकाल के अलग अलग नाम दिए अलग अलग इतिहासकारों ने, साहित्य के इतिहासकारों ने। तो उसने किसने कौन सा नाम दिया, उसमें प्रमुख नाम पूछ लिए जाते हैं। आदिकाल के विभिन्न नाम इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे पहले आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल जो है, यही नाम प्रचलन में भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है ये आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा था। वीर गाथा काल, पूरा रासो इससे भरा हुआ है, रासो काव्य हमने पढ़ा था। ये नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है ये। तीसरा नाम है हमारा सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, ये नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन, इनका दिया हुआ नाम है ये सिद्ध सामंत काल। चौथा नाम है हमारा चारण काल। ये नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। पांचवा नाम दिया है बीज वपन काल। पांचवा नाम जो है बीज वपन काल। ये किनका दिया हुआ है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीज वपन काल, ये जो नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है। लास्ट नाम आता है आरंभिक काल। आरंभिक काल, ये किनका दिया हुआ है? ये मिस्र बंधु का दिया हुआ है। आरंभिक काल, ये नाम दिया हुआ है मिस्र बंधु का। तो काल की अवधि क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से 1375 तक। वैसे ईस्वी के हिसाब से देखें तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। उसके बाद अलग अलग नाम प्रचलन में आया। आदिकाल, यही नाम प्रचलन में रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ यह नाम है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है, इस नाम पर सहमति नहीं बनी।
आदिकाल पर सहमति बनी, मतलब सबकी सहमति बनी। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। चारण काल रामकुमार वर्मा ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है। और आरंभिक काल जो है वो मिश्र बंधु का दिया हुआ नाम है। उसके बाद हम देखते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। किन किन बातों का, किन किन प्रवृत्तियों का आदिकाल में प्रचलन था, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी आदिकाल में। आदिकाल की प्रवृत्तियां देखिए, ये सारी बातें जो हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। आदिकाल की प्रवृत्तियां, क्या क्या बातें थी आदिकाल के प्रचलन में। हमने सिद्ध पढ़ा, हमने नाथ पढ़ा, हमने जैन पढ़ा, हमने रासो काव्य पढ़ा, हमने लौकिक साहित्य पढ़ा, हमने विद्यापति, अमीर खुसरो, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। मुख्य मुख्य बातें क्या थी देखिए, वही सारी बातें हैं यहाँ पर। सिद्ध, नाथ संप्रदाय, नाथ, जैन, इन संप्रदाय द्वारा मुख्य रूप से क्या थी, धार्मिक रचना की गई थी। धार्मिक काव्य रचना, सिर्फ धार्मिक नहीं, इनका सामाजिक महत्व ही था, तभी ये इतिहास में शामिल हुए। साहित्य के इतिहास में सिर्फ धार्मिक नहीं था, इनका सामाजिक महत्व था, इसलिए वो आदिकाल के साहित्य में समाहित किए गए। अगर सिर्फ धार्मिक काव्य होता तो ये साहित्य हिंदी साहित्य में हम इसे नहीं पढ़ रहे होते। तो सिद्धनाथ और जैन संप्रदाय जो रचा गया वो उसका धार्मिक महत्व के साथ साथ सामाजिक महत्व भी था। दूसरा रास और रासो हमने अंतर पढ़ा था। रासो काव्य, इसमें मुख्य रूप से चरित काव्य और कथा काव्य थे। चरित काव्य और कथा काव्य। प्रमुख रस कौन कौन से थे इसमें, वीर और श्रृंगार। या तो युद्ध करते थे या भोग विलास में डूबे रहते थे, इसलिए रासो काव्य में जो मुख्य रस थे उसमें वीर और श्रृंगार। यही बात हम लिख रहे हैं अगली लाइन में। आदिकाल में वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। कल्पना का प्राचुर्य। कल्पना का प्राचुर्य, कल्पना की प्रचुरता है, काल्पनिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय भावना नहीं है इसमें, राष्ट्रीय भावना का अभाव है। क्यों अभाव है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्देश्य को लेकर नहीं लड़ रहे थे, बस दूसरे का राज्य हड़पने के लिए लड़ रहे थे। दूसरे का राज्य, दूसरे की स्त्री, यही हड़पने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव है। ज़्यादातर रचनाएं ये उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये प्रमाणिक नहीं है। बहुत पुराने हैं तो इसमें से बहुत कम उपलब्ध हैं। तो छठी जो प्रवृत्ति हम लिख सकते हैं, रचनाओं की प्रामाणिकता की संदिग्धता। रचनाओं की कुछ उपलब्ध नहीं है, कुछ उपलब्ध हैं तो उसमें कुछ प्रमाणिक नहीं है, तो ऐसी चीज़ें आदिकाल में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए पुरानी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ों को सहेज कर रखना बहुत ज़रूरी है। चौथा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, उससे पहले जो भाषा थी प्रचलन में अपभ्रंश थी, तो पूरी तरह से अपभ्रंश समाप्त नहीं हो गया। अपभ्रंश से प्रभावित वो हिंदी है। जैसे अभी हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो मिला के बोलते हैं ना, इंग्लिश में हिंदी और हिंदी में इंग्लिश। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा। अपभ्रंश प्रभावित भाषा के बाद है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। युद्ध काव्य रचे जाने के लिए भाषा बहुत उपयुक्त थी, इसलिए इस भाषा का प्रचुरता से प्रयोग किया गया। डिंगल पिंगल, डिंगल अलग है, पिंगल अलग है। ये डिंगल बनते कैसे हैं देखिए, ये बात भी लिख दिया गया है। डिंगल जो है वो अपभ्रंश और राजस्थानी मिला दीजिए तो उससे बनते हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी, ये बन गया आपका डिंगल। और पिंगल कैसे बनता है, अपभ्रंश में ब्रज भाषा मिला दीजिए तो अपभ्रंश छाया हुआ है आदिकाल में। अपभ्रंश में राजस्थानी बना देंगे, मिला देंगे, डिंगल बन गया। अपभ्रंश में ब्रज भाषा मिला देंगे तो आपका पिंगल बन गया। इसकी प्रचुरता है। तो अब डिंगल जो है अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनते हैं, पिंगल अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से बनते हैं, ये याद रखना है।
प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की रचना हुई है। प्रबंध भी रचे गए हैं और मुक्तक काव्य की भी रचे गए हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की रचना हुई है। उसके बाद लोक साहित्य भी रचे गए हैं। लोक साहित्य किस में रचे गए हैं? लौकिक साहित्य। रासो काव्य और लौकिक साहित्य जब हम पढ़ रहे थे, लोक साहित्य हमारे विद्यापति, अमीर खुसरो, लौकिक साहित्य की रचना भी की गई। छंदों की विविधता है, कई छंद देखने को मिलते हैं। रासो काव्य में बहुत सारे छंद मिलते हैं। छंदों की विविधता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, पूरा रासो काव्य भरा हुआ है उससे। आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। उन्हीं के आश्रय में उन्हें पलना है, प्रशंसा करनी होगी, नहीं तो रोजी रोटी छीनने का खतरा है। ये करते रहो, झूठ बोलो चाहे सच बोलो। तो ये हमारी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आदिकाल के हमने नाम देख लिए, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां देख ली, और कुछ आदिकाल की हम अब रचनाएं देखते हैं। देखिए, आदिकाल में प्रमुख साहित्य जो थे आदिकाल के कौन कौन से थे, उसी आधार पर हम रचना देखेंगे। प्रमुख साहित्य जो रचे गए कौन कौन से थे? रासो काव्य है, सिद्ध साहित्य है हमारा, नाथ साहित्य, सिद्धनाथ, जैन, और एक हमारे एक लौकिक काव्य भी आता है जिसमें मुख्य रूप से विद्यापति जरूरी है उसकी चर्चा। तो अब देखिए, रासो काव्य में जो महत्वपूर्ण नाम याद रखने लायक हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है चंदबर दाई। किसकी है ये पृथ्वीराज रासो की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचना है। कौन सी? चंदबर दाई। अगली रचना है नरपति नाल्ह की। नरपति, इस रचना का नाम है बीसल देव रासो। रासो काव्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो के बाद ये नरपति नाल्ह की रचना है। याद करना बहुत ज़रूरी है, ये आगे भी काम आएगा। नेट जेआरएफ ये सब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी ये सब काम आएगा आगे एमए के बाद। टीजीटी पीजीटी सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पीजीटी के लिए आगे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। दलपत विजय। दलपत विजय की रचना का नाम है खुमान रासो। आगे स्तर क्या हो जाएगा? अभी तो आपको नाम याद करने, इसके रचनाकार न याद करने, आगे आपको ये भी याद करना पड़ेगा इसमें कौन सी रचना पहले हुई कौन सी बाद में, उसके क्रम वरम सब सही से लगाना पड़ेगा। तो आगे और बहुत गहराई से इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको रचना याद करनी है, प्रमुख वो भी और प्रमुख रचनाकार। जगनीक जो है, इन्होंने परमाल रासो, ये आल्हा खंड कहते हैं इसे, ये हमारा रासो काव्य था। रासो, सिद्ध, नाथ, जैन और लौकिक प्रमुख साहित्य यही हैं। तो ये हमारा रासो काव्य की प्रमुख रचनाएं थी। देखते हैं सिद्ध साहित्य, देखते हैं अब। सिद्ध साहित्य, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिसके नाम के अंत में पा लगता है। देखा था सरहपा, सबरपा, लुईपा, ये सब नाम है। सरहपा इनकी रचना है, प्रमुख रचना है दोहा कोश। तो प्रश्न हो सकता है दोहा कोश किन की रचना है? ऑप्शन सरहपा, सबरपा, डोम्बिपा, लुईपा, इस तरह से। तो आपको एक चुनना पड़ेगा। सबरपा, ऐसे भी हो सकता है ये पा नाम मतलब किन के पीछे लगता है ये? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो, लौकिक, इस तरह के ऑप्शन भी आपको दिए जा सकते हैं। सबरपा, चर्या पद, ये याद रखना है। पा हो तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। डोम्भिपा, डोम योगचर्या। सिद्ध साहित्य के बाद देखिए नाथ साहित्य में कौन सा इंपॉर्टेंट है? नाथ के पीछे नाथ लग रहा है आपका पीछे, इसमें गोरखनाथ की इंपॉर्टेंट है मत प्रमुख रचना।
गोरखनाथ की, वो है प्राण संकली, आत्मबोध, महेंद्र गोरखबोध, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं देखिए, रासो देख लिया आपने, सिद्ध देख लिया, नाथ देख लिया। अब जैन साहित्य में कौन कौन सी हैं प्रमुख? देवसेन, देवसेन रचना इनकी महत्वपूर्ण, श्रावकाचार प्रमुख रचना है, श्रावकाचार। शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी प्रमुख रचना है इनकी, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। आसगु कवि, अगला है आसगु कवि, इनकी रचना है चंदन बाला रास, चंदन बाला रास। आसगु कवि की प्रमुख रचना चंदन बाला रास। अगला है हमारा जिन धर्म सूरी, स्थूलीभद्र रास, स्थूलीभद्र रास। अगला है विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी, ये है रेवंतगिरी रास, ये है रेवंतगिरी रास। अगला है सुमति गुनी, सुमति गुनी प्रमुख रचना नेमिनाथ रास। लिख लिख के याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, नाम थोड़े जटिल हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी, इनकी रचना है उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। तो ये जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं थीं और प्रमुख रचनाकार। उसके अलावा अन्य जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा वो भी देख लेते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण है। अन्य कवि उसमें से कौन है देखिए, केदार भट्ट, ये है जयचंद्र प्रकाश, केदार भट्ट ये है जयचंद्र प्रकाश। अगला है मधुकर कवि, ये है जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। अगला नाम है विद्यापति, विद्यापति याद रखना है आपको, इनको मैथिल कोकिल कहा गया है, मैथिल कोकिल। मिथिला क्षेत्र में गीत जो है इनके बिना अधूरे हैं, इनके गीतों के बगैर वहाँ के उत्सव। विद्यापति, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, विद्यापति की रचनाओं में सबसे पहले विद्यापति की पदावली, ये मैथिली भाषा में रचित है। दूसरा है कीर्तिलता, यह अपभ्रंश में रचित है, ये अपभ्रंश में रचित है। तीसरा है कीर्ति पताका, कीर्ति लता के बाद है कीर्ति पताका, ये भी अपभ्रंश में रचित है। अन्य कवि काव्य रचनाएं में केदारनाथ भट्ट, जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, याद रखना है। इनकी विद्यापति की पदावली ये मैथिली भाषा में रचित है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों अपभ्रंश में रचित हैं। उसके बाद है आपका अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पहेलियां तो इम्पोर्टेंट हैं ही, खुसरो की पहेलियां खड़ी बोली में रचित हैं, और भी इम्पोर्टेंट है पहेलियां के अलावा मुकरियां, सुखने, गज़ल,
पहेलियाँ, मुखनियाँ, सुखने, दो गज़ल, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इनमें, अमीर खुसरो में। उसके बाद आपका आ जाता है स्वयंभू, इनके पौमचरियु, रिट्ठ नेमिचरियु, ये महत्वपूर्ण है। अगला पुष्पदंत हैं, महापुराण, रामकृष्ण का चरित है ये, रामकृष्ण का चरित। अगला है हमारा धनपाल, ये है भविष्यत कथा। अगला है महत्वपूर्ण में अब्दुल रहमान, संदेश रासक, विरह काव्य। संदेश रासक में अब्दुल रहमान विरह काव्य हमारे इम्पोर्टेंट है। और क्या है अगला हमारा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हेमचंद का, हेमचंद की क्या इम्पोर्टेंट है, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये अपभ्रंश का व्याकरण है, शब्दानुशासन, अपभ्रंश का व्याकरण इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, सबको करना है, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। राम सिंह, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा, ये दार्शनिक काव्य ग्रंथ है। अगला है दामोदर शर्मा, प्रमुख रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कुशल लाभ, ये इंपॉर्टेंट है, ढोला मारूरा दोहा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुशल लाभ, ये है ढोला मारूरा दोहा, लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था, ढोला मारू आदुहा। विद्याधर, पूर्ण रचना कौन सी है, प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम, विद्याधर प्राकृत पैंगलम। उसके बाद रोड़ा कवि हैं एक, रोड़ा कवि, रोड़ा रोड़ा ही लिखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, राउल वेल, राउल शिल्पांकित कृति है ये। अगला आपका है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये वर्ण रत्नाकर, गद्य रचना है। अगला है व्यास कवि, नल दमयंती कथा है ये। और कुछ रचनाएं देखते हैं, हो गया लगभग। तो ये हमारी इतनी सारी जो हैं, ये आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। तो आदिकाल में जो इस लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट की हैं, ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से याद कर लेना है एक तरह से, जो भी हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। काल की अवधि है हमारा, इसमें विभिन्न नाम दिए हुए हैं, इनके नामकरण के नाम देने वालों के नाम हैं, फिर आदिकाल की विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, फिर प्रमुख साहित्य जो रचे गए, सिद्ध जैन नाथ साहित्य, रासो काव्य, लौकिक काव्य। तो इसमें हर काव्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार के नाम है, रासो काव्य, सिद्ध, जैन, नाथ। उसके अलावा जो अन्य कवि महत्वपूर्ण हैं उनके नाम है। तो ये नाम याद करने वाला एक तरह से पूरा लेक्चर था, इसको आपको याद करना है।